उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपका जो नया सेशन है उसके लिए दुआ गो हूँ कि एक अच्छा सेशन कंसीडर हो आप लोगों के लिए, आप अच्छे तरीके से पास हों, क्वालिफाई करें और आगे प्रोफेशनल लाइफ्स को ज्वाइन करें। आज जो हम सब्जेक्ट जिसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं विच इज़ बेसिकली कैफ 8, जो ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करता है। सब्जेक्ट ऐसा है कि बज़ाहिर थ्योरी लगता है, बज़ाहिर क्या लगता है जी, थ्योरी, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी के साथ आपको कुछ न्यूमेरिकल नॉलेज भी चाहिए। अब आपके ज़हन में आएगा कि न्यूमेरिकल नॉलेज किस चीज़ का, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसका नॉलेज भी इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके जो अकाउंटिंग के हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये तो एक डिस्कशन हमारी आगे चलेगी इंशाल्लाह 3 to 4 मंथ्स जो हमारा टाइम पीरियड, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। क्या कॉन्सेप्ट है आपके ज़हन में ऑडिट के बारे में? नहीं, आप ऑडिट को क्या समझ, ऑडिट क्या होता है? नहीं, ऑडिट होता क्या है बेसिकली? ऑडिट में आप सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं ऑडिट की बात करूँ। ऑडिट क्या होता है? यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक तरीके से अपना व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही, जस्ट एन एग्जामिनेशन की बात होती है। चलिए हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर आप में से किसी ने, मतलब लास्ट टाइम में मैंने कुछ एक बेसिक डिस्कशन की थी, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन अगेन क्योंकि बच्चे नए हैं तो एग्जांपल्स को मैं शुरू से ही लेके चलूँगा। आप में किसी बंदे ने गाड़ी परचेज़ करनी हो अगर, ठीक है, आप उसके इंजन की कैपेसिटी के बारे में नहीं जानते, इंजन की कंडीशन क्या है, उसके रिंग पिस्टन, बाकी जो उसकी क्लच प्लेटें हैं, बाकी जो चीज़ें वो ठीक हैं या नहीं है, टायर की कंडीशन ठीक है या नहीं है, इंटीरियर उसका किस कंडीशन पे है, मार्केट वैल्यू उसकी ठीक होगी या नहीं होगी, रीसेलेबल है या नहीं है, इन चीज़ों के बारे में क्या आप खुद जान सकते हैं? क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं। आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के एक्सपर्ट हैं। यू आर नॉट एक्सपर्ट इन केस ऑफ कार वैल्यूएशंस। अच्छा चलें, अब आपने गाड़ी परचेज करनी है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कि आप मार्केट में जाएं, खुद जाएं, गाड़ी देखें सेकंड हैंड, गाड़ी पसंद आए ले लें। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपने साथ एक बंदा लेके जाएं, वो बंदा होगा एक्सपर्ट, लाइक पार्क व्हील से आपने किसी को हायर कर लिया, आपने किसी मैकेनिक को साथ लेके चले गए। आप बताएं दोनों सिचुएशंस में किस सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा? यानी कि जाहिर बात गाड़ी परचेज तो करनी ही है, कॉन्फिडेंस आपका किस सिचुएशन में ज़्यादा होगा? जिसमें साथ के बंदा लेके जाएंगे, वो बंदा आपके साथ जाएगा, वो क्या करेगा? गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगा, गाड़ी को चला के देखेगा, उसकी माइलेज चेक करेगा, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट लगा के उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा और अल्टीमेटली आपको क्या बना के दे देगा? एक रिपोर्ट बना के दे देगा। वो रिपोर्ट क्या होगी? उसकी ओपिनियन होगी, किस चीज़ के बारे में? उस गाड़ी की कंडीशन के बारे में। अब देखें, अगर आप खुद गाड़ी लेने जाते, आप अपनी एक्सपर्टीज, जो आप एक्सपर्टीज है नहीं, आप उनको अप्लाई करते, तो शायद आप एक गलत डिसीजन करके घर आ जाते। हो सकता है कि उस गाड़ी का इंजन ठीक ना होता, टायर की कंडीशन उस लेवल पे ना होती, हो सकता है कि गाड़ी के प्रॉब्लमेटिक कोई इश्यूज होते जो आप खुद उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। अब आपने अपने कॉन्फिडेंस को किस तरह से एनहांस किया? एक थर्ड पार्टी को हायर किया, उस थर्ड पार्टी ने उसके बारे में एवेल्युएशन की और आपको एक रिपोर्ट दे दी, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या चला गया? यहां से यहां पे आ गया। तो बेटा यही काम ऑडिट में भी होता है। देखें ऑडिट में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है ना, बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है जी? स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इसको कौन बनाता है? कौन बनाता है? इसको मैनेजमेंट बनाती है। कौन बनाता है जी? मैनेजमेंट। चलिए आपसे एक सवाल करता हूँ, आप सारे इन्वेस्टर हैं, आप सारे क्या हैं? इन्वेस्टर हैं। आपका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट
करना है कंपनियों में, क्या आप उस कंपनी को मैनेज भी कर सकते हैं? फिर फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपकी 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, क्या आप 10 कंपनी को मैनेज कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? आप क्या हैं? कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? आगे मैनेजमेंट को हायर करेंगे। तो मींस क्या हुआ कि ये जो मैनेजमेंट है ये रिपोर्टेबल है टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये रिपोर्टेबल किसको है? दो चार्ज विद गवर्नेंस को। और दो चार्ज विद गवर्नेंस किसको रिपोर्टेबल है? शेयर होल्डर को। बात समझ आई यहां तक? देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट रिपोर्टेबल है दो चार्ज विद गवर्नेंस को। जो दो चार्ज विद गवर्नेंस में कहां कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन हायर करता है? शेयर होल्डर्स। तो इनकी रिपोर्टिंग किसको होती है? शेयर होल्डर को होती है। अब आपके जिम्मे सवाल आएगा कि यहां पे तो 3 स्ट्रक्चर आ गए हैं, एक शेयर होल्डर है, एक दो चार्ज विद गवर्नेंस है और एक मैनेजमेंट है। तो बेटा अब जरा इस साइड से इधर चले। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, फर्दर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना। अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करेंगे तो शुरू में अगर एक छोटी कंपनी हो, एक छोटी कंपनी हो, उसमें शेयर होल्डर और दो चार्ज विद गवर्नेंस कुड बी द सेम पर्सन। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं जी? मिनिमम 2, सोल प्रोप्राइटर में 1, मिनिमम 2 की कंडीशन है जी। अब 2 बंदे शेयर होल्डर हैं, वो 2 बंदे खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मीन दो चार्ज विद गवर्नेंस हैं। तो ये दोनों के सर्कमस्टांसेस उस केस में क्या हो गए? 1 पर्सन हो गया। तो क्या फिर ये 2 सेपरेट फंक्शन हुए? नहीं हुए। अब आप ले कि आप पहले 2 बंदे थे, आपकी 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट थी, आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, आपके पास रिसोर्सेज आना शुरू हो गए, रिसोर्सेज के बाद आपने बिजनेस को एक्सपेंड करते चले गए। एक पॉइंट आएगा जब आप अपने बिजनेस को खुद मैनेज नहीं कर सक रहे होंगे, उस केस में क्या होगा? शेयर होल्डर डिफरेंट हो जाएंगे और दो चार्ज विद गवर्नेंस मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसमें 1000 शेयर होल्डर्स हैं। कितने शेयर होल्डर्स हैं जी? 1000। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने होंगे? उनमें से कोई 7 लोग हो जाएंगे। लिस्टेड कंपनी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है जी डायरेक्टर्स की? मिनिमम 7। और पब्लिक अनलिस्टेड हो तो 3, प्राइवेट कंपनी हो तो 2। अब देखें, जैसे जैसे कंपनी का स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है आपका? वैसे वैसे शेयर होल्डर के स्ट्रक्चर भी चेंज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे दो चार्ज गवर्नेंस का भी स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। अब देखें, शेयर होल्डर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? उनकी बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। मींस दो चार्ज गवर्नेंस क्या हो गए? इनके एजेंट हो गए। ये कौन हो गए? प्रिंसिपल। देखें, ऑनर है ना। आप देखें, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मैंने हम सारे शेयर होल्डर हैं, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं हम सारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब अगर सारे लोग एक कंपनी को चलाने में लग जाएंगे तो क्या कंपनी की ऑपरेशन ठीक तरीके से चल सकेंगे? क्यों नहीं चल सकेंगे? क्योंकि जितने लोग ज्यादा होते चले जाएंगे, वो कहते हैं ना, अगर एक देग पकानी हो तो देग पकाने के लिए अगर 10 लोग हों तो 10 लोगों की इनपुट होगी तो देग बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हर बंदा अपनी डिफरेंट किस्म की इनपुट दे रहा होगा। अब क्या हुआ? हमने कहा जी कि हम एक काम करते हैं कि हमने टोटल 5 बंदों को या 7 बंदों को डायरेक्टर के तौर पर चूज करना है। अब आप क्या करेंगे? हम शेयर होल्डर्स वोटिंग करेंगे, वोटिंग करके 7 बंदों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब 7 बंदे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 7 बंदे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस चीज के लिए? मैनेजमेंट के लिए। अब क्या, अच्छा चले, हमने 7 बंदे सिलेक्ट कर लिए। कितने बंदे सिलेक्ट कर लिए? अब जो 7 बंदे थे, क्या वो कंपनी के सारे ऑपरेशन खुद कर सकते हैं? अकाउंटिंग एंट्री खुद बना सकते हैं? क्या वो पोस्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग एंट्रियां? क्या वो ऑपरेशन चला सकते हैं खुद? तो फिर वो क्या करते हैं? वो नीचे फिर मैनेजमेंट को हायर करते हैं। किसको हायर करते हैं? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट से मुराद क्या है? देखें, एक कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल सीईओ के हाथ में। किसके हाथ में है जी? सीईओ के हाथ में। सीईओ के नीचे फिर स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से जी? सीईओ के नीचे फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, HOD प्रोडक्शन, HOD HR, एडमिन, फाइनेंस, अकाउंट्स, सेल्स,
एंड मार्केटिंग, सो ऑन। जब देखें अब हुआ क्या, दो चार्ज गवर्नेंस ने मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बना दिया, हायरार्की बना दी, ऑर्गेनोग्राम बना दिया। उस ऑर्गेनोग्राम में लोग मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। अब इसमें से अकाउंट्स एंड फाइनेंस का फंक्शन है, ये क्या काम करता है, इसका काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। अच्छा अब देखें कितना हायरार्की होगी, पहले शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के नीचे दो चार्ज गवर्नेंस, दो चार्ज गवर्नेंस के नीचे मैनेजमेंट। अब देखें अगर शेयर होल्डर के पास कोई इंफॉर्मेशन आनी है तो दरमियान में दो लेयर्स हैं। पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट बना के अपने डिपार्टमेंटल हेड को दिखाएगा, डिपार्टमेंटल हेड जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिखाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर से डिस्कस करेंगे। दरमियान में एक लंबी हायरार्की आ गई। चले एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर हदीस जो होती हैं, हदीस आती थी किस तरह से आती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की, आगे उनके साहबी बैठे होते थे, वो उसको नोट करते थे, फिर वो आगे जाती थी तबा ताबीन और आगे इस तरह करके स्ट्रक्चर चलता था, ठीक है। तो हदीस इस तरह से नोट होती थी। अब फॉर एग्जांपल, मैं वैसे इसको लिंक नहीं करना चाह रहा, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर एक हायरार्की थोड़ी लंबी हो जाती है तो एक इंफॉर्मेशन मैं अगर आपके कान में कोई बात करूंगा ना, वहां तक बात जाते जाते उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहां से इंफॉर्मेशन अगर शेयर होल्डर के पास जाती है तो उसमें चेंज होने के चांस होते हैं। अब क्यों चेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, अगर कंपनी का जो CFO है उसको कोई टारगेट मिला हुआ है कि आपने इतनी EPS अचीव करनी है। क्या अचीव करनी है, EPS क्या होती है, अर्निंग पर शेयर। अब CFO के पास एक टारगेट है, CFO के सर के ऊपर क्या लटक रही है, तलवार। तलवार किस चीज की लटक रही है कि भाई मैं अगर इस काम को पूरा नहीं करूंगा तो मुझे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब जब मुझे निकाल दिया जाएगा तो मेरे ज़हन में क्या बात आई कि भाई मैंने अपनी परफॉर्मेंस को शो कराना है। अब मेरे पास परफॉर्मेंस शो कराने के लिए रियल फैक्टर पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा, फ्रॉड करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फ्रॉड किस से करूंगा, मैनिपुलेशन करके। किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। आप देखें वो इंफॉर्मेशन जो शेयर होल्डर के पास गई उसके अंदर एक बायसनेस का एलिमेंट था। वो बायसनेस का एलिमेंट किस चीज का था, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस का था, अपने डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस का था, अपने फंक्शन की एक आपने खूबी दिखानी थी। क्यों दिखानी थी, क्योंकि आपको एक टारगेट मिला हुआ था। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन कर ली। अब वो इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसके पास पहुंच गई, शेयर होल्डर के पास। क्या, अच्छा चलें, पहला साल गुजर गया, दूसरा साल गुजरा, दूसरे साल में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी गई, तीसरा साल गुजरा, तीसरे साल में भी अच्छी परफॉर्मेंस चली गई। एक वक्त आएगा कंपनी क्या हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। अच्छा यही फिर जनाब होता है रियल टाइम के अंदर। अब यहां पे हम आते हैं कि ऑडिट की क्यों जरूरत पड़ी। चले एक तो हमने फ्रॉड की बात की। देखिए बेटा समटाइम एरर्स भी होते हैं। एरर्स किस तरह से हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया तो क्या मसला आएगा, एक एरर आएगा। अब वो एरर फॉर एग्जांपल उस एरर को कोई बंदा रिव्यू नहीं करता। देखे ना, अगर मैनेजमेंट ने काम किया है और CFO ने उसको रिव्यू करके भेज दिया है तो क्या इंडिपेंडेंट रिव्यू हुआ है वहां पे। अगर आपको कह दिया जाए कि आप अपने पेपर में से खुद गलतियां निकालें तो क्या आप अपने पेपर में से खुद गलतियां निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने खुद ही किया हुआ है। और खुद ही के काम को खुद को रिव्यू करना क्या कहते हैं, सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू में क्या गलती निकलती है, नहीं निकलती। और अगर निकल भी आए तो मैं क्या कहूँगा, यार नहीं मैंने मतलब यही था, मतलब आप गलती कर भी देंगे, गलत हो भी जाएगा तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, यार मेरा मीनिंग यही था जो आंसर में है। तो क्या होगा, वो गलती पकड़ी ही नहीं जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, एक वक्त आएगा वो कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। इसी तरह बेटा बड़ी एग्जांपल्स हैं। वो एग्जांपल्स किस तरह से हैं कि आप अगर अपनी हिस्ट्री में जाएं तो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स से भरी हुई इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। कंपनीज के मुख्तलिफ स्कैंडल्स अवेलेबल होते हैं। अब वो स्कैंडल्स ने आकर एक तलवार लटका दी कंपनियों के ऊपर कि भाई आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपने काम को एवेल्युएट करें। सवाल आया कि कौन एवेल्युएट करेगा, बात आया कि कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन एवेल्युएट करेगा। कौन करेगा जी, इंडिपेंडेंट पर्सन। हु इज इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन क्या करेगा जी, एवेल्युएट करेगा। किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है, वो रिव्यू करने के बाद किसको प्रेजेंट करेगा, दो चार्ज गवर्नेंस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल्स को अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद किसको प्रेजेंट होंगे, शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट होंगे।
आप देखें इस इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि बेसिकली ऑडिटर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिट करना। अब सवाल आता है कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन आएगा ये क्या करेगा? अब देखिए इसने क्या देना है, इसने ओपिनियन देनी है। क्या देनी है? ओपिनियन देनी है ना। ओपिनियन किस चीज पे देनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस। एविडेंस किस चीज का? एविडेंस किस चीज का चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैप्शंस पे। कैप्शन से मुराद क्या है? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपकी बनती हैं आपकी सारी फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट। इस तरह फिर आपके नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, इक्विटी। ठीक हो गया जी। ये आपके स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बन गई जी, एसओसीआई, ये बन गई एसओएफपी। इस तरह फिर आपके जो बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट होते हैं, इसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है, फिर इसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, फिर इसमें आपका नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। उस ऑडिटर ने, उस इंडिपेंडेंट पर्सन ने आना है, मैनेजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेनी है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना है। रिव्यू करके उसमें से उसने अपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओवरऑल प्रेजेंटेशन को रिव्यू करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफएस बने हैं या नहीं बने। फिर दूसरा काम क्या करेगा? वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। किस चीज के बारे में? कैप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। वो एविडेंस क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपया कैश पड़ी हुई है, ये ऑडिटर ऑडिट करने आ जाते हैं आपकी कंपनी का। आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि 1 लाख इनके पास पड़ा है या नहीं पड़ा? चेकअप किस तरह करेंगे? बैलेंस उनके पास, उन्होंने जीएल आपको दे दिया कैश का कि ये कैश का जीएल है। अब आपने वेरीफाई करना है कि 1 लाख इनके पास है या नहीं है। किस तरह से वेरीफाई करेंगे? अकाउंट्स में तो देख लिया। मैंने कहा जी कि आपके 1 लाख रुपया है, सिर्फ 1 लाख रुपया मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। फिजिकली इंस्पेक्शन कर लेंगे, आपके विजिट करेंगे, कहेंगे भाई मुझे लॉकर दिखाओ जहां पे कैश पड़ा हुआ। उसने कहा ये लॉकर पड़ा है, आपने लॉकर खोलो। मैंने कहा, उसने लॉकर खोल दिया। मैंने कहा दो कितने नोट पड़े? 100 वाली 10 कॉपीज पड़ी हैं। मैंने कहा दिखाओ 10 कॉपीज पड़ी हैं जी? पड़ी हैं। मैंने कहा एक कॉपी निकाल लो। उसने एक कॉपी निकाल ली। मैंने कहा इसको काउंट करो। उसने काउंट किया। मैंने उसको रिव्यू कर लिया कि भाई काउंटिंग में पैसे पूरे आ रहे हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री पड़ी थी। इन्वेंट्री पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे? आप इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन में क्या रिस्क क्या नजर आता है आपको? इन्वेंट्री में क्लोजिंग जो इन्वेंट्री पड़ी उसमें क्या रिस्क नजर आता है आपको? क्या चीज? देखें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो क्या फिजिकली क्वांटिटीज पड़ी हुई हैं, दूसरी बात क्या है कि उसकी वैल्यू ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं आप नोकिया की और सैमसंग की ले लें। नोकिया के छोटे मोबाइल आते थे, पहले आते थे, मार्केट लीडर थी कंपनी। फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मैनेजमेंट उसके साथ कोप अप नहीं किया। आज नोकिया की नजर आता है आपको? क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। अगर आप नोकिया के ऑडिटर के तौर पर अपॉइंट हो गए थे और आपको यह पता चल गया था कि मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है और उस नई टेक्नोलॉजी ने आके पुरानी टेक्नोलॉजी को ऑब्सोलीट कर दिया है, अब आपके ज़हन में बीइंग ऑडिटर आपके ज़हन में क्या रिस्क नजर आया? आप ऑडिटर थे, आप ऑडिटर थे, वेरी गुड, आप ऑडिटर थे। आपके ज़हन में पॉइंट आया कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और मैनेजमेंट उस नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं कर रही अपने आप को। बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी आपके ज़हन में क्या पॉइंट मौजूद है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी करंट एसेट्स के अंदर एक इन्वेंट्री आ रही है, उस इन्वेंट्री के अंदर फॉर एग्जांपल नोकिया 3310 के 1000 सेट्स आ रहे हैं। अब आपको यह पता है कि मार्केट के अंदर एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया है जिससे कंपनी की एग्जिस्टिंग डिमांड विद 80% रिड्यूस हो गई है। तो क्या ये 1000 सेट जो अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री में पड़े हैं क्या बिक सकेंगे? अगर नहीं बिक सकेंगे तो डिमांड क्या हो गई है? खत्म। डिमांड खत्म हो जाए तो क्या कौन सा रिस्क होता है? कौन सा रिस्क होता है बेटा? अगर इन्वेंट्री नहीं बिकेगी तो डिमांड खत्म होने की वजह से तो क्या प्रॉब्लम है?
बेटा एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री का रिस्क है ना। देखें अल्टीमेटली जब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट खत्म हो गई है तो उसकी जो मार्केट में प्राइसेस है वो भी स्लम्प कर जाएंगी। जब मार्केट प्राइसेस नीचे आ गई हैं और उसकी कॉस्ट ऊपर है, आप देखें फॉर एग्जांपल पर यूनिट कॉस्ट आपकी थी 1000 की और उसके जो अगेंस्ट आप रेवेन्यू जनरेट करना है वो 500 का जनरेट करना है, तब क्या मसला है? यहाँ पे 500 का एनआरवी लॉस है। 500 का क्या है जी? एनआरवी लॉस। अब आपने एनआरवी लॉस को किस तरह से आइडेंटिफाई किया? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को कंपनी के साथ लिंक कर लिया। इस तरह आप एक दिन बैठे हुए ऑडिट करने गए हुए, खबर आ जाती है कि जो कंपनियां बाहर से पाकिस्तान में काम करने आई हुई हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सेल टैक्स की एप्लीकेशन होने जा रही है। जब वो कंपनियां पाकिस्तान में आई थी उस वक्त उनको कहा गया था कि भाई आप जो है ना सेल टैक्स ना दें, यानी आपने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था, आपने कहा जी आप पाकिस्तान में आए, आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप यहाँ पे काम करें, आप सेल टैक्स ना दें। हुआ क्या? गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हुए, नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा जी कि टैक्स भी देना है, ये ड्यूटीज भी देनी है, फर्दर ये काम भी करना है। अब उस कंपनी के लिए ये बिजनेस करना वायबल ही नहीं रहा ना। जारी बात है जो उसके मार्जिन से वो खत्म हो जाएंगे, उसको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। कंपनी क्या करेगी? बिजनेस को वाइंड अप करेगी, वाइंड अप करके अपना सामान पैक करेगी और चलती बनेगी। कौन सा रिस्क है? क्या रिस्क नजर आ रहा है आपको? गोइंग कंसर्न का रिस्क नजर आ रहा है ना। गोइंग कंसर्न क्या है? कंपनी फोरसीबल फ्यूचर में चलती हुई नजर आ रही है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो जाए तो मींस कंपनी अगले 12 महीनों में चलती नजर नहीं आ रही। अगर कंपनी 12 महीनों में चलती नजर नहीं आ रही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए? अगर एक कंपनी है जो अगले 12 महीनों में चलती नजर नहीं आ रही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए? आप क्या समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या ऐसी चीज होगी? गोइंग कंसर्न खत्म हो गई है, अब कंपनी अगले 12 महीनों में चलती नजर नहीं आ रही, तो बेटा जो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो किस वैल्यू पे आ रहे होंगे? अब नॉर्मल कौन सी कन्वेंशंस होती हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशंस होती हैं। क्या अगर एक कंपनी जिसने अपने बिजनेस को खत्म करना है, उसने अपने एसेट्स को सेल करना है, लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है, तो जो अब उसके एसेट्स बुक्स में आ रहे हैं क्या वो उसी वैल्यू पे आएंगे या उसको चेंज किया जाएगा? वो कौन सी वैल्यू होगी? फेयर वैल्यू होगी, रिवैल्यूड अमाउंट होगी, वो वैल्यू जिसके ऊपर हमारा एसेट एग्जिस्टिंग लोकेशन एंड कंडीशन में सेल आउट हो जाएगा, ये वो वाली वैल्यू होगी। उसके ऊपर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने कंपनी को चलाना नहीं है, कंपनी को बंद करना है। अगर आपने कंपनी को चलाना होता तो फिर कौन सी कन्वेंशंस होती? हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशंस होती। कौन सी कन्वेंशंस होती जी? हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशंस होती। अब देखें, अब आप क्या कर रहे हैं? आप बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी के हैं, अब आपके ज़हन में एक पॉइंट है, आपने क्या करना है? ओपिनियन देनी है। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए क्या होना चाहिए? एविडेंस। एविडेंस किस चीज के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैप्शंस पे। जब प्रिपरेशन से मुराद क्या है कि ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट पे गए, हर कंपोनेंट में मुख्तलिफ किस्म की कैप्शंस होती हैं। कैप्शंस कौन सी होती हैं? लाइक करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने हर एरिया पे जाके अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं और वहां से आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। सवाल आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो काफी बड़े होते हैं, तो क्या हर कैप्शन के ऊपर एक तरह की काम किया जाएगा? मतलब आपके लिए कोई देखे ना, जिस तरह नॉर्मल आप अपने पेपर में तैयारी करते हैं तो आप कहते हैं यार ये हाई रिस्क एरिया है, ये लो रिस्क एरिया है, ये मीडियम रिस्क एरिया है। हाई रिस्क को पहले कर लो, इस पर ज्यादा एफर्ट पुट कर लो, मीडियम और लो को बाद में देख लेंगे। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कैटेगराइजेशन हो सकती है? हो सकती है। क्या बेसिस हो सकती हैं जी? किस तरह की एग्जांपल दें? क्या बात किया आपने? मटेरियल आइटम्स। पहली बात इन्होंने कही, पहले तो बात है आइटम मटेरियल होना चाहिए। अच्छा, मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक बाय अमाउंट होते हैं और एक बाय नेचर होते हैं। अच्छा, बाय अमाउंट तो समझ आती है, बाय नेचर कौन से एरिया होंगे जो मटेरियल होंगे? रिलेटेड पार्टीज। कौन सी? जिनमें रिलेटेड पार्टी है वो बाय नेचर मटेरियल हो गई। और कौन सा एरिया हो सकता है? एस्टिमेट्स। कौन? क्या चीज? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स क्या होते हैं? जिसमें आप फ्यूचर के एलिमेंट को जाके उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब यहां पे ये बात है, सम टाइम एस्टिमेट्स भी
मटेरियल बाय अमाउंट होंगे, सम टाइम वो मटेरियल बाय नेचर होंगे, हर केस में नहीं होंगे मटेरियल बाय नेचर। ठीक है, अब एस्टिमेट्स फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आज के दिन पे आप जो वैल्यू डिटरमिन करते हैं वो फ्यूचर के बारे में होती है। फॉर एग्जांपल, आपने पैसे देने हैं मुझे, आपने क्या देने हैं जी? पैसे देने हैं, कंपनी मेरी है। अब मैं, ये ऑडिटर ऑफ द कंपनी है, ये आप कहते हैं जी भाई आप बताएं कि पिछले 3 साल से इन्होंने पेमेंट नहीं की, तो क्या ये पेमेंट कर देंगे या नहीं करेंगे? देखें, आज जहां पे एक डिसीजन है, पेमेंट करेंगे या पेमेंट नहीं करेंगे। अब मेरी कंपनी है, ये ऑडिटर है, ये कहते हैं कि भाई 3 साल से पैसे रिकवर नहीं हुए, इसके ऊपर प्रोविजन बुक करें। आप जो प्रोविजन ये बुक करवा रहे हैं, ये किस बेसिस पे बुक करवा रहे हैं? क्या उन्होंने मुझे इनकार कर दिया है? क्या वो मुझे इनकार कर देंगे? दैट डिपेंड इन द फ्यूचर। अगर फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जी कि ये ऑडिटर है, ये कहते हैं उनके ऊपर तो केस चल रहा है लिक्विडेशन का, आप प्रोविजन बुक करें। मैं कहूँ जी जब लिक्विडेशन होगी तो फिर देखा जाएगा, मैं तो नहीं करता। तो ये कहते हैं भाई एस्टिमेट तो बनाए ना, एस्टिमेटेड बेसिस पर प्रोविजन बुक करें जो होनी चाहिए। अच्छा, आपको इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं, ये पुराने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर IAS 39 होता था, उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इनकर्ड इवेंट की बेसिस के ऊपर प्रोविजन को बुक करना है। यानी कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि आप पैसे नहीं मिलने, आप उसकी प्रोविजन को बुक कर लें। जो नया स्टैंडर्ड आया है वो है IFRS 9, उसकी रिक्वायरमेंट है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। क्या है जी? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। यानी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके, जब आप इंशाल्लाह अपनी FAR 2 में जो बच्चे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तो उनको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होता है। इसमें कहते हैं एक्सपेक्टेशन डेवलप करें फ्यूचर के बारे में, और देखें फ्यूचर में आपको क्या चांसेस हैं, कितनी प्रीमियम बुक करनी पड़ सकती है, आप उस लिहाज से उसकी प्रीमियम को बुक कर लें। यानी आपने हर एरिया के बारे में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी, ज्यादा एफर्ट्स हमें लगानी होती है उन एरियाज के बारे में जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। और सिग्निफिकेंट रिस्क उन एरियाज में होता है जिसमें एक रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हो। रिलेटेड पार्टीज क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, कंपनी और कंपनी के जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं, सब्सिडरी कंपनीज हैं, सब्सिडरी के लिए पेरेंट कंपनीज हैं, कंपनी का CFO, CEO, की मैनेजमेंट पर्सोनल्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे क्या होते हैं? रिलेटेड पार्टीज के जुमरे में आते हैं। अब आपके ध्यान में आएगा कि इनके ऊपर काम करने की एडिशनल जरूरत क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांसेस हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, आपके पास इन्वेंट्री, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है जी? सारे मिलकर बोला करें, बैंक से क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। लोन किसके अगेंस्ट लिया हुआ है? किसी इन्वेंट्री के अगेंस्ट लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा जी मुझे कैश फाइनेंस चाहिए। कैश फाइनेंस होता है इन्वेंट्री के अगेंस्ट। कंपनी के पास जितनी इन्वेंट्री पड़ी है आप उसको प्लेज करवाएं, और जितनी अमाउंट की इन्वेंट्री है उतनी आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है। फिर जैसे जैसे आप अपनी इन्वेंट्री को रिलीज करवाते हैं वैसे वैसे आप बैंक को पे कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपने इन्वेंट्री प्लेज करवा के वहां से बैंक से एक लोन ले लिया। अब ईयर एंड करीब आया, आपने जो वहां पे मुकदम बैठा था उसके साथ 2 नंबरी की, उसे कहा जी इन्वेंट्री सारी मुझे उठा के दे दो। उसने आपको इन्वेंट्री उठा के दे दी। अब आना है ऑडिटर ने ऑडिट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए कि भाई कंपनी के पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई भी है या नहीं पड़ी हुई जिसके अगेंस्ट इन्होंने लोन लिया हुआ है। अब मेरे पास एक्चुअली इन्वेंट्री तो कोई नहीं पड़ी हुई, क्योंकि मैं तो निकाल के यूटिलाइज कर बैठा हूँ। ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है। इनको फ़ोन किया, भाई इतनी शुगर की बोरियाँ उठा के ना ज़रा भेजो। इन्हें सवाल किया क्यों? और मैंने कहा यार मेरा जो स्टॉक था ना वो प्लेज था उस फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, अब मेरे पास वो स्टॉक तो है नहीं। इन्होंने बोरियां उठा के मुझे भेज दी, मैंने अपने स्टॉक में दिखा दी। आप ऑडिट करने आए, आपने रिव्यू किया, बोरियां पड़ी हैं, आप ओके करके चले गए। बाद में जैसे ही आप जाते गए मैंने बोरियां उठाई दोबारा वापस भेज दी। क्या ये नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पॉसिबल था? अगर मैं फादर आप XYZ हैं, आप मुझे जानते नहीं है, मैं कहूँ यार तुम्हारे पास 100 बोरियां पड़ी उठा के भेजो, भेजोगे? क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है। आपका मेरे से तल्लक किया, आपको उसमें बेनिफिट किया, आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आप मेरे साथ इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। ये मेरी सब्सिडरी कंपनी है, क्या मैं इनके ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ? क्या मैं इनके ऊपर अपनी पावर एक्सर्ट कर सकता हूँ? तो उस पावर को एक्सर्ट करके मैंने वहां से मटेरियल उठाया और मटेरियल उठा के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखा दिया। अब बीइंग अगर आप ऑडिटर के तौर पर इस कंपनी के आ जाते हैं तो आपके ज़हन में ये पॉइंट होगा नहीं कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने के चांसेस हैं। किसके थ्रू? रिलेटेड पार्टीज के थ्रू। तो जब रिलेटेड पार्टीज के थ्रू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉडुलेंट होने के चांसेस हैं तो मुझे इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आपने कहा जी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो होते हैं वो अजम्पशन बेस्ड होते हैं, जो फ्यूचर की अजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जो फ्यूचर में अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, इस बेसिस के ऊपर होते हैं। अब इनकी बेसिस पे आज आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्या ये एक्चुअल वही अमाउंट है जो होनी है? नहीं, ये अमाउंट ज्यादा भी हो सकती है, ये अमाउंट कम भी हो सकती है। बात समझ आती है? डेफर्ड टैक्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? पढ़ना है। अच्छा, आप लोगों ने प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज पढ़ी हुई है?
नहीं पढ़ी हुई, वही पढ़ना है। इंपेयरमेंट पढ़ा हुआ है 36? इंपेयरमेंट किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? आप कहते हैं कि एक उसकी कैरिंग वैल्यू है और एक रिकवरेबल वैल्यू है। रिकवरेबल वैल्यू क्या होती है जी? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू इन यूज। अब इन दोनों में जो हायर होती है वो क्या बन जाती है? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो क्या निकलती है? इंपेयरमेंट की अमाउंट। अब आपने देखें जो वैल्यू इन यूज किस बेसिस पे निकलती है? फ्यूचर कैश फ्लो की बेसिस पे। अब जो फ्यूचर कैश फ्लोज है क्या वो एक्चुअली वही कैश फ्लोज हैं जो होनी है? नहीं, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अच्छा, जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है जिसके ऊपर सेल होना है? नहीं, ये आज के दिन के ऊपर एक फेयर वैल्यू है, ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब देखें, ये जो रिकवरेबल अमाउंट निकली है ये किसकी बेस पे डिपेंड करती है? ये एक एस्टिमेट की बेस पे डिपेंड करती है, जो कब होना है? फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कैरिंग वैल्यू 100 की, रिकवरेबल अमाउंट है 80 की, 20 का क्या है? इंपेयरमेंट लॉस। 20 का क्या है? इंपेयरमेंट लॉस। अब हो सकता है कि जब फ्यूचर में जाएं तो जो मैंने यहां पे कैश फ्लो डिटरमिन किए हैं वो उससे 100% इंक्रीज हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर उस इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हो जाएगी। रिवर्सल क्यों हुई? क्योंकि वो एक्चुअली तो नहीं था ना, वो तो एक एस्टिमेट के बेसिस पे था। जब एक्चुअल इवेंट हुआ तो उसको हमने रिवर्स कर दिया। इस तरह आपने मुझे कहा कि ये डेटर्स हैं, इनके ऊपर आप 50% प्रीमियम बुक कर दें। मैंने आपके कहने पे और एक एस्टिमेट लगाया, मैंने 50% की प्रीमियम बुक कर दी। जैसे ही टेन्योर कंप्लीट हुआ इन्होंने मुझे 100% पेमेंट कर दी, मैं क्या करूंगा? उसको रिवर्स कर दूंगा। अच्छा, जब एस्टिमेट है तो मींस इसमें अक्रस के ऊपर डिपेंडेंस है, यानी कि ये हमारे लिए क्रिटिकल मैटर है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है। इसके पास हमारे पास क्या है? यानी कि एक्चुअल इवेंट नहीं है, ये फ्यूचर में जाके कंफर्म होने हैं। जब फ्यूचर में जाके कंफर्म होने तो मुझे इसकी प्रिसीजन के ऊपर, इसके अंदर जो अजम्पशन यूज हुई है उसके ऊपर, इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी यूज हुई है उसके ऊपर, इसके अंदर जो डाटा यूज हुआ एस्टिमेट को बनाने के लिए उसके ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को, एविडेंस को इनहेंस करना है और बढ़ाना है। इसलिए एस्टिमेट मेरे लिए क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाते हैं। और एस्टिमेट के ऊपर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट अप करना पड़ता है। फिर वो एरियाज जिनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड हो। पहला कौन सा एरिया था जी? रिलेटेड पार्टीज। दूसरा नंबर क्या था जी? सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स। तीसरे नंबर पे क्या है जी? अभी क्या हम डिस्कस किया जी? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। वो एरिया जिनमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर हो। फॉर एग्जांपल फ्रॉड होने के चांसेस कहां पे होते हैं? रेवेन्यू में एग्जांपल के तौर पे होते हैं। या अगर कोई कंपनी है जिसमें कोई प्रीशियस आइटम्स हैं, लाइक डायमंड का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, तो वहां पे अगर 1 तोला सोना भी आगे पीछे हो जाए तो 1,30,000 की डस्ट पड़ जाती है। तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक एरिया इस तरह का हो सकता है। रेवेन्यू के अंदर क्यों होता है? क्योंकि रेवेन्यू में आप अल्टीमेटली आसानी के साथ अपने प्रॉफिटेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? इनहेंस कर सकते हैं। तो बेटा जहां जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और एरर की वजह से हो, वो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं, उनके ऊपर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स को पुट करना पड़ता है। एनीवे जी, हमने ये एविडेंस ऑब्टेन करने, इनके बारे में हमारी डिस्कशन चलेगी। जो डिस्कशन चलेगी उसके अंदर हम अपने ऑडिट के स्टेप्स पढ़ेंगे। ऑडिट के स्टेप 5 होते हैं। ऑडिट के कितने स्टेप्स हैं जी? मैं बस नाम लिखता हूं, आगे इसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। स्टेप्स इन ऑडिट जी, सबसे पहले पे हम करते हैं जी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी यानी कि आपने, क्लाइंट आता है तो किस तरीके से आपके पास क्लाइंट आता है? जब क्लाइंट आता है तो आपने किन किन चीज़ों को फोकस करना है? अब फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट कैसे आएगा? अभी मैं ऑडिटर हूँ, मेरे पास क्लाइंट कहाँ से आएगा? मेरे को पर्सनल रिलेशनशिप्स होंगे, मेरे को जानने वाला होगा, मुझे वो क्लाइंट भेज देगा। तो क्या जैसे ही मेरे पास क्लाइंट आया तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ? क्या करूँगा? सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई मैं उसका काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मेरे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी है जी? कंपनीज एक्ट में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बारे में बात की हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बात की गई है। डिस्क्वालिफिकेशन में पढ़ा हुआ आपने? क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। बिजनेस लॉ पढ़ लिया, कंपनी लॉ पढ़ लिया। अच्छा, आप लोगों ने पहले कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ। बेटा ऑडिटर की क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होती हैं। लाइक कुछ पर्सन होते हैं जो ऑडिटर के तौर पर पॉइंट नहीं हो सकते। लाइक कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं खुद ऑडिट नहीं कर सकते। कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के एम्प्लॉय, उन डायरेक्टर्स के आगे एम्प्लॉय, उन पार्टनर्स के आगे एम्प्लॉय, जो पार्टनर्स हैं उनके आगे स्पाउसेस, ये सारे लोग क्या होते हैं जो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। इसके बारे में एक रिक्वायरमेंट मौजूद है कंपनीज एक्ट की, वो हमने फॉलो करनी होती है। फिर अच्छा, मुझे एक चीज़, किसी में से आप में से किसी ने बैंक अकाउंट ओपन कराया हो? बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपसे KYC फॉर्म भरवाते हैं। KYC होता है नो योर कस्टमर। उसमें आपसे पूछते हैं इनकम क्या है आपकी, सोर्स क्या है,
फादर क्या करते हैं, बिजनेस है तो वो बिजनेस की कार्ड लेके आए या लेटर लेके आए, अगर वो आपके सैलरी है तो सैलरी स्लिप लेके आए। क्यों आपसे मांगते हैं, आपसे वो डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं? सिर्फ ये चीज देखने के लिए कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कहीं पे आप फ्रॉडुलेंट काम तो नहीं करते, कोई इलीगल काम तो नहीं करते, कहीं आप मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते। क्यों? अच्छा, फिर आपके नाम से वो सर्च करते हैं, आपका नाम एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं और सॉफ्टवेयर में डाल के उसको ना घुमाते हैं, सॉफ्टवेयर में से वहां से मुख्तलिफ किस्म के नाम निकलते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या जी, आबद अली, अब आबद अली के नाम से मैंने सर्च किया तो पता चलता है आबद अली के ऊपर एक टेररिज्म का भी केस है, एक FIA के अंदर भी केस चल रहा है, एक साइबर क्राइम का भी केस चल रहा है, एक इनके ऊपर जो है मर्डर का केस चल रहा है। अब सवाल ये आया कि ये आबद अली के नाम के तो पाकिस्तान में हजारों नाम होंगे, तो क्या बैंक क्या करेगा, फिर किस तरह से वेरीफाई करेगा? CNIC से, पासपोर्ट से। वो कहेगा आबद अली साहब आपके नाम के साथ तो 100 किस्म के केस आ रहे हैं। अब देखें, अगर बैंक एक कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने से पहले इतने काम करता है तो जो ऑडिटर है क्या उसको ये काम नहीं करने पड़ेंगे? ऑडिटर को भी ये काम करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि ऑडिटर क्या दे रहा है, ऑडिटर क्या दे रहा है? ओपिनियन। अब जो शेयर होल्डर है उनका कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? ओपिनियन के ऊपर है। जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? ओपिनियन के ऊपर है। अगर आप बीइंग ऑडिटर किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करके दे देते हैं जो बेसिकली इलीगल बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल के वो यहाँ पे पाकिस्तान में पोकर वगैरह या ये जो कैसीनियोज होते हैं उसके काम में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में तो अलाउड नहीं है वो बिजनेस। अगर आप ऑडिट करके देते तो आपकी मार्केट में रिप्यूट क्या होगी? जीरो, नेगेटिव रिप्यूट होगी आपकी। अगर फॉर एग्जांपल जिस कंपनी का ऑडिट करके दिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, हो सकता है कि जब FATF की स्ट्रिक्ट एक्शन हो तो आपके ऊपर भी एक्शन हो जाए कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग में कंपनी को हेल्प आउट किया है। अगर डायरेक्टर्स के ऊपर कोई केस चल रहे हैं, अगर कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर आपने उसके बावजूद उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उसके अंदर बराबर के शरीक हो गए हैं। तो जनाब आपने अपने अपनी स्किन को भी सेव करना होता है। तो जनाब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में हम मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं, जिसमें क्लाइंट की स्क्रीनिंग करते हैं, उनके डायरेक्टर की स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम को देखते हैं और उसके बाद हम डिसीजन करते हैं कि हमने कंपनी के ऑडिट को करना है या नहीं करना। बेटा इसकी एग्जांपल सेम ऐसी ही है, जिस तरह कि रिश्ता आता है ना किसी का, तो रिश्ता आने से पहले उसके बारे में सर्च किया जाता है, बैकग्राउंड पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उनके साथ एक तल्लुक बनने वाला होता है। तो तल्लुक से पहले पहले क्या करना होता है? आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है। तो आप वो इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके बारे में डिसीजन करते हैं कि हमने इनके साथ आगे चलना है या नहीं चलना। इसी तरह ऑडिटर भी ये सारे काम करता है और उसके बाद डिसाइड करता है कि हमने काम करना है या नहीं करना। फिर इस तरह से जनाब आपका दूसरे नंबर पे आता है जी प्लानिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है? दूसरा नंबर क्या है जी? प्लानिंग द ऑडिट। कोई भी काम होता है ना वो प्लानिंग के बगैर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप शादी की बात करें, शादी के फंक्शंस प्लान होते हैं, खाना प्लान होता है, फिर उसके बाद जो इवेंट के अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो प्लान होती हैं, सब कुछ प्लान किया जाता है। डेट, वेन्यू, टाइम, लोकेशन, हर चीज डिसाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि जब टाइम आएगा तो पता चलेगा कि आधे काम हुए आधे काम नहीं हुए। अगर प्लान किया होगा तो हर काम ठीक तरीके से चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, बेटा नींद क्यों आ रही है आपको? आ रही है ना नींद? आ रही है। बोर हो रहे? आगे आके बैठे इधर। एक कंपनी है, उसका जो फिक्स एसेट्स का मॉडल है वो रिवॉल्यूशन मॉडल है। कौन सा मॉडल है जी? कितने साल बाद रिवॉल्यूशन होनी चाहिए? 3 to 5 years। अब फॉर एग्जाम्पल 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपने बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी इस चीज को नहीं देखा। ऑडिट पार्टनर आता है, ऑडिट पार्टनर आके कहता है कि यार अकाउंट्स लेके आओ। अकाउंट्स मंगाए, अकाउंट्स रिव्यू किया, उसने कहा जी लास्ट रिवॉल्यूशन डन इन 2016, हम 2022 के अंदर बैठे हैं। कहा यार 7 साल हो गए हैं, रिवॉल्यूशन रिपोर्ट कितने 3 साल की? हमें तो पता ही नहीं सर। अब देखें, अगर प्लानिंग होती, अगर प्लानिंग के वक्त कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज को पढ़ा जाता, अकाउंटिंग पॉलिसीज को पढ़कर उसके हिसाब से अपने प्रोसीजर को डिजाइन किया जाता और उस वक्त मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया जाता कि भाई आपने सारी रिवॉल्यूशन डन हो गई है, ड्यू हो गया, आपने रिवॉल्यूशन करवा के देनी है। अब जब हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करने वक्त बैठे हुए हैं, पार्टनर रिव्यू कर रहा है, उस वक्त कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो फिर उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने ऑडिट को प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक्चुअरियल वैल्यूएशंस होती हैं, ये जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, अगर उसके बारे में एक्सपर्ट की जरूरत है तो आपने अगर शुरू में उसको प्लान नहीं किया तो फाइनल आपके पास एविडेंस नहीं होगा उसकी रिपोर्ट का। इस तरह फॉर एग्जाम्पल
आगे जाके हम इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक मटेरियलिटी का फैक्टर होता है, लाइक इसमें एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, स्पेशलिस्ट की बात होती है, आईटी कंट्रोल्स की बात होती है, उन काफ़ी चीज़ों की डिस्कशन होती है। अलबत्ता प्लानिंग करते हैं हम ऑडिट में, हम पूरे ऑडिट को प्लान करते हैं कि हमने अपनी एक्टिविटीज़ किस किस तरीके से काम करनी है, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, किस तरीके से काम करेंगे, कैसे करेंगे, कौन से प्रोसीजर लगाएंगे, कैसे प्रोसीजर लगाएंगे, हर चीज़ के बारे में हमने प्लान आउट करना होता है, उसको कहते हैं प्लानिंग द ऑडिट। तीसरे नंबर पे होता है जी आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर जाके आप बेसिकली अपने प्रोसीजर को एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें आप ऑडिट एविडेंस गैदर कर रहे होते हैं, आप कंफर्मेशन भेज रहे होते हैं, आप टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे होते हैं, वॉचिंग कर रहे होते हैं। इसके बारे में हमारी डिटेल डिस्कशन है। एग्जीक्यूशन का स्टेप होता है, एग्जीक्यूशन के बाद आता है जी फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेज आती है। फाइनल स्टेज पे क्या होता है जी, जब आपने एविडेंस ऑब्टेन कर लिए होते हैं, अब आप ओपिनियन फॉर्म करने जा रहे होते हैं। ओपिनियन फॉर्म करने से पहले कुछ काम करने होते हैं, लाइक आपने रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है, आपने सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में काम करना होता है, आपने मैनेजमेंट की जो एस्टिमेट्स होते हैं उनकी रीजनेबलनेस को फाइनली चेक करना होता है। तो अल्टीमेटली जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो फाइनल स्टेज में होती हैं, और उसके बाद आखिर पे हम डायरेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग, यानी कि जो ऑडिट की रिपोर्टिंग होती है वो इस स्टेप के बाद जो पांचों स्टेप आता है उसमें हम रिपोर्टिंग के स्टेप पे जाते हैं, उसमें हम रिपोर्टिंग वाले एरियाज को डिस्कस करते हैं। एनीवे ये हमारा स्कोप होगा, ये हमारी डिस्कशन होगी, जिसमें हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, ऑडिट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनल स्टेज और रिपोर्टिंग। ये 5 स्टेप करेंगे तो आपका ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा सवाल ये आता है कि जनाब ऑडिटर का काम क्या है जी? ओपिनियन देना। ओपिनियन किस चीज के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट किसको देती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको प्रेजेंट करते हैं? अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक तीसरा बंदा आ गया जिसका क्या नाम था जी? इंडिपेंडेंट पर्सन। उसका नाम क्या था जी? ऑडिटर। अब ऑडिटर ने जब आके जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसको जब रिव्यू किया, तो जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लाइक 2-4 जो गवर्नर्स हैं या शेयर होल्डर हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या हो गया? बिल्डअप हो गया, बूस्ट हो गया। क्यों बूस्ट हो गया? क्योंकि अब एक थर्ड पार्टी की एडवाइस उसके ऊपर मौजूद है कि भाई ये काम ठीक तरीके से परफॉर्म हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जो इंडिपेंडेंट पर्सन है ये किस किस्म की ओपिनियन देगा? क्या ये कहेगा कि ये 100% ठीक है? फिर क्या कहेगा? हम क्या कहेंगे? देखें ना, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिपेंडेंट पर्सन है, हम क्या, अच्छा मुझे बताएं कि क्या हम 100% काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हमारे पास, अब देखें वन बाय वन, अब देखें यहां पे बात हुई कि इंडिपेंडेंट पर्सन जो है ऑडिटर, वो जो रिपोर्ट देगा उसको कहते हैं अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? रीजनेबल मतलब यानी कि रीजनेबल है। अब एक है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? 100%। रीजनेबल का मतलब क्या है? 100% नहीं। यही बात है ना। तो क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती है। क्योंकि वन में वन बताते जाए जी, अब आपने बतानी है। हम 100% रिपोर्ट क्यों नहीं दे सकते? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि 100% ठीक है? हमने कहा जी कि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट होती हैं, इस वजह से हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। कौन सी है जी? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जरूर है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। अब इसकी रीजन है कि हम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते? उसकी रीजन है कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट होती हैं। व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशन? टाइमलाइंस। सबसे पहले टाइमलाइन की बात है। देखें, मैनेजमेंट है, उसने पूरा साल लगाया है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को बनाने के लिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है जी? जेवी, जेवी से जीएल, जीएल से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यही होती हैं। अब ये जेवी थ्रू आउट द ईयर 12 मंथ्स पूरे बनाते पोस्ट करते रहे हैं। ये जेवी से जीएल ऑटोमेटिक अपडेट होते रहे हैं, जीएल से ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक अपडेट होता रहा है। अब पूरा साल मैनेजमेंट ने काम किया है, पूरे साल में उन्होंने 1000 ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया है। तो बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी पूरे साल के काम को रिव्यू करने के लिए टोटल कितने डेज होते हैं हमारे पास? 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। अच्छा, 120 डेज में से माइनस कर दें 21 डेज। 21 डेज वो हैं जो एजीएम के नोटिस के, ठीक है जी। इसमें से फिर माइनस कर दें आप 7 डेज जो डायरेक्टर के नोटिस के हैं, डायरेक्टर की मीटिंग के नोटिस के हैं। तो मींस ऑडिटर के पास कोई
कितने दिन बचते हैं जी? कितने जी? नहीं जी, 92 डेज बचते हैं। अब इन 92 डेज में आप एक लिमिटेड काम कर सकते हैं। लिमिटेड काम 100% नहीं होगा, वो फिर वही बात होगी कि कुछ हाई रिस्क एरियाज हैं, कुछ मीडियम रिस्क हैं, कुछ लो रिस्क हैं। तो भाईजान सबसे पहली बात यह कि टाइम लाइन का इनहेरेंट लिमिटेशन होता है कि ऑडिटर के पास टाइम लाइन कम होती है, हमने उस टाइम लाइन के अंदर ऑडिट को कंप्लीट करना होता है। दूसरी बात, हम 100% ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करते, हम सैंपलिंग पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? सैंपलिंग पे काम करते हैं। हम किस पे काम करते हैं? सैंपलिंग पे काम करते हैं। सैंपलिंग इज द सेकंड इनहेरेंट लिमिटेशन। सैंपलिंग इज द इनहेरेंट। सैंपलिंग क्या होती है? सिलेक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं या 30 बैठे हैं, जितने बैठे हैं, तो 20-30 क्या है? पॉपुलेशन। उसमें से मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सवाल करता हूँ, आप क्या है? सैंपल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 100, अब अगर मैं 2 बच्चों सवाल क्या करूं और जो 2 बच्चे ठीक आंसर कर दें, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी की पूरी क्लास ने ठीक आंसर किया है। इन 2 बच्चों ने आंसर ठीक किया है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि इन 2 के आंसर की बेस पे मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि बाकी क्लास को भी आता होगा, क्योंकि मैंने वही अक्सर औकात आप जाए ना, अगर चावल खरीदनी हो, गंदम खरीदनी हो, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ में थोड़े से चावल उठाते हैं, चेक करते हैं और रख देते हैं। अब आप क्या करते हैं, इतने से चावल की बेस के ऊपर 50 किलो की बोरी का डिसीजन कर रहे होते हैं। इवन इतने से चावलों के ऊपर आप पूरे ट्रक का सौदा कर रहे होते हैं। इतने से चावलों की बेसिस पे आप पूरे एक लॉट का सौदा कर रहे होते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं, उस सैंपल की बेस पे आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज कर लेते हैं। ऑडिटर भी यही काम कर रहा है। हो सकता है जो चावल आपने हाथ में उठाए हो, उस बोरी में से चावल ठीक हो, बाकी बोरियों में ठीक ना हो। आप क्या कह सकते हैं उन थोड़े से चावलों को देख करके, भाई पूरी की पूरी लॉट ठीक है, पूरी की पूरी खेप ठीक है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आपने एक सैंपल के बेसिस पे टेस्ट किया है। इसलिए कहते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। फिर आपका क्या ख्याल है, जब आप क्लाइंट पे जाएंगे तो क्लाइंट आपको फौरी तौर पर एंटरटेन कर देगा? क्लाइंट क्या कहेगा? अब भी आओ। अब नॉर्मल रियल टाइम में बता देता हूँ। आप क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो आपसे सवाल करता है, भाई चीज़ क्यों चाहिए, पर्पस बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, तंग करेगा आपको। अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाएंगे ना, तो डाटा आपको नहीं देगा। तो जनाब, क्लाइंट के जो ऑपरेशंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या होते हैं जी? ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं जब ऑडिटर जाते हैं। तो जब ऑपरेशन डिस्टर्ब होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हो सकता है कि मैनेजमेंट कुछ डाटा आपको जानबूझकर ना दे, मैनेजमेंट जानबूझ के डाटा आपको ना दे। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आप क्या मैनेजमेंट है? आप ऑडिटर है। आप क्या है? ऑडिटर। क्या मैनेजमेंट है? नहीं। जब आप मैनेजमेंट नहीं है, आप ऑडिटर हैं, तो आप उसके डाटा का कंट्रोल नहीं रखते। जो मैनेजमेंट का डाटा क्या कंट्रोल है आपको उसके ऊपर? नहीं है। जब आप उसके डाटा कंट्रोल नहीं रखते, अगर आपसे कोई चीज छुपा रहे तो क्या आप निकलवा सकते हैं? अब आप ओपिनियन किसकी बेस पे कर रहे हैं? जो डाटा मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड किया, उसको एवेलुएट किया ऑन द बेसिस ऑफ सैंपलिंग, फिर आपने ओपिनियन फॉर्म की। तो जब आपके पास डाटा की एश्योरेंस नहीं है, जब आपके पास उसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब हर चीज ठीक है? So there are certain limitation which called the inherent limitation, and one of this is that availability of data. अच्छा, फिर sometime, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एस्टिमेट के बारे में अक्रस या उसके बारे में, यानी कि वो एस्टिमेट ठीक है या गलत है, उसके बारे में कंफर्मेशन कब ली जा सकती है? जब एक्चुअली इवेंट हो जाएगा फिर पता चलेगा। अच्छा, आज के दिन पे आप किस बेसिस पे एक वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं? एक एस्टिमेट की बेसिस पे वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंपनी की जो नोकिया मोबाइल है उसकी डिमांड खत्म हो गई है, उसकी प्राइस कम हो गई है। प्राइस कम हुई है, कॉस्ट ज़्यादा है, एनआरवी लॉस को बुक करो। आज आप किस बेसिस पे एनआरवी लॉस बुक करा रहे हैं? एस्टिमेट की बेसिस पे। हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो जो टेक्नोलॉजी आई थी नहीं, वो वैसे ही डिमोलिश हो जाए, वो वैसे ही जो है वो ऑब्सलीट हो जाए, इसलिए कि वो ठीक तरीके से ऑपरेशन ही नहीं कर रही। यानी कि जिनके पास टच मोबाइल है उनकी हो सकता है कि बैटरी टाइमिंग 0 है। अब लोग कहेंगे नहीं भाई 3310 ठीक है, उसकी बैटरी टाइमिंग तो ठीक है। अब दोबारा मार्केट में प्राइसेस क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो एनआरवी लॉस बुक किया था रिवर्स करना पड़ जाएगा। सवाल ये है कि ईयर एंड के ऊपर आप किस बेसिस पे वैल्यू रिकॉर्ड करा रहे हैं? एक अजम्पशन की बेस पे, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू रिकॉर्ड करवा रहे हैं। क्या वो एक्चुअल डिपिक्ट कर रही है रिजल्ट्स को? नहीं डिपिक्ट कर रही। वो हो सकता है कि वही हो सकता है उससे ज्यादा अच्छी कंडीशन हो जाए, हो सकता है उससे बुरी कंडीशन हो जाए। ये सारी कंडीशन वहां पे मौजूद है। तो आज के दिन के ऊपर जिन फाइनेंशियल्स पे आप ओपिनियन दे रहे हैं, वो फाइनेंशियल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो कब कंफर्म होगी? फ्यूचर में जाकर कंफर्म होगी। और ये कौन सी इवेंट की बात हो रही है? एस्टिमेट्स की बात हो रही है। बात समझ आई जी? तो जहां पे एस्टिमेट्स होते हैं वो भी आपकी क्या बन जाती हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट बन जाती हैं। बेटा इसी तरह सर्टेन फ्रॉड्स होते हैं। अगर आपने फ्रॉड करना है तो क्या मुझे बताएंगे फ्रॉड किया है? आप नकल मार के कहेंगे आपने नकल मारी है?
जब इंटेंशंस ही आपकी माला प्रैक्टिस हो जाएं, जब आपकी इंटेंशंस गलत हो जाएं, तो फिर आप क्या करते हैं, चीज़ों को छुपा लेते हैं। जब चीज़ों को छुपा लेते हैं तो ऑडिटर क्या उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकता। अच्छा चलें यहां से एक बात समझते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। उसके अंदर फ्रॉड कौन करता है? मैनेजमेंट ही करती है। क्या ऑडिटर फ्रॉड डिडक्ट कर सकता है? किस तरह करेगा डिडक्ट? मुझे इसी बताएं, आपने झूठी एंट्रियां पोस्ट कर दी हैं तो मैं किस तरह पकड़ूंगा? आपने कुछ, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं। शुगर सेक्टर है ना, शुगर सेक्टर, किसी का देहात का बैकग्राउंड है, विलेज का बैकग्राउंड, किस किस बच्चे का? विलेज बैकग्राउंड, ऑलमोस्ट काफी बच्चों का। शुगर जो होती है, शुगर केन से निकलती है। शुगर केन, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि 100 किलो शुगर केन था, उसमें कितनी चीनी निकलेगी? कितनी? लेट्स से नहीं 10 किलो, कितने जी? तो इसका मतलब क्या है कि 10% रिकवरी रेट है। क्या है? 10% रिकवरी रेट है। अब एग्जांपल लें, एक कंपनी, उसने कहा कि हमारा रिकवरी रेट 10% है। कितना रिकवरी रेट है? 10% है। उसकी बेस पे कितनी चीनी निकली? 10 kg। अच्छा, अब शुगर केन होता है ना, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। लाइक एक मेन शुगर होती है, शुगर केन में से पहले निकलती शुगर, फिर निकलती है बिगास, फिर निकलती है मोलेसिस, फिर निकलती है मड, फिर कुछ होता है वेपरेशन लॉस। ये कंपोनेंट होते हैं। लाइक मैं कहूं कि अगर 10 किलो शुगर है, 10% शुगर है तो 33% बिगास है, 4% मोलेसिस है तो 3% मड है, तो बाकी वेपरेशन लॉस है। ये कंपोजिशन होती है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं शुगर केन की। अब दीज ऑल आर द एस्टिमेट्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट ने आपको शो किया 10% शुगर निकली है, एक्चुअल मैनेजमेंट को 11% शुगर मिली हो, और जो दरमियान में 1% का एलिमेंट है वो किधर गया होगा? वो ना बुक्स में आया होगा ना बुक से रूट हुआ होगा। देखें आपने बुक्स में कितने परसेंट शो कराई है प्रोडक्शन? 10%। एक्चुअल कितनी हुई है? 11%। अब जो 1% का एलिमेंट है वो आउट ऑफ द बिजनेस निकल के मेरी पॉकेट में डायरेक्ट आ गया। एग्जांपल ले ले, अगर एक कंपनी है उसने 1 मिलियन टन शुगर केन क्रश किया है, 1 मिलियन टन, इसमें से कितनी निकलती है जी शुगर? 10%। एक टन में कितने केजी होते हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना बनता है जी? करें जरा कैलकुलेट करें। $10 बिलियन, 10 बिलियन बनेगा ना? 10 बिलियन बना। अब लें 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11% मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना बना? 11 बिलियन। अब देखें ये जो आपकी सेल रिकॉर्ड हुई है वो 10 बिलियन हुई है, प्रोडक्शन कितनी रिकॉर्ड हुई है? 10 बिलियन हुई है। एक्चुअल कितनी है? 11 बिलियन। 1 बिलियन किधर गया आपका? आउट ऑफ द बुक्स, जिस आउट ऑफ द बुक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल गया। ना उसकी प्रोडक्शन बुक्स में आई है, ना उसकी सेल बुक्स में आई है, ना उसकी रिकवरी बुक्स में आई है। आपने वो 1 बिलियन की शुगर बायरो बार बेची है और जेब में डालकर निकल गए। यही तो हुआ है शुगर सेक्टर के अंदर, और यही तो होता है। अब देखें, अब यहां पे मैनेजमेंट की इंटेंशन क्या है? आप कैसे पकड़ेंगे इसको? उसे तो आपको रिपोर्टें दे दी है कि 10% की रिकवरी है, नहीं पकड़ सकते ना। तो जनाब ये फ्रॉड को डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि फ्रॉड इस नीयत से किया जाता है कि छुपा लिया जाए, और जिस चीज को नीयत ही छुपाने की हो। अब आपकी मैं नीयत पढ़ सकता हूँ? क्या नीयत है? मैं नहीं पढ़ सकता ना। अब आपकी नीयत ही अगर गलत है तो आप क्या, मैं आपको असेस कर सकता हूँ? कभी भी असेस नहीं कर सकता। आप अपनी नीयत को कौन असेस कर सकता है? वो बंदा जिसकी नीयत है। अगर आपकी अगर इंटेंशन गलत है तो मैं आपकी इंटेंशन को नहीं हिट कर सकता कि आपकी इंटेंशन गलत है या नहीं है। अपनी इंटेंशन को अपना खुद ही आप एवेलुएट कर सकते हैं कि मेरी इंटेंशन ठीक है या मेरी इंटेंशन गलत है। आप मेरी नीयत को नहीं एवेलुएट कर सकते, मैं आपकी नीयत को एवेलुएट नहीं कर सकता। तो बेटा जब फ्रॉड है तो फ्रॉड ही तो नीयतों के ऊपर ही है ना। तो वो जो फ्रॉड मैनेजमेंट ने किया मैं उसको डिडक्ट नहीं कर सकता, फिर मैं क्या करूंगा? मैं अपने प्रोसीजर जरूर लगाऊंगा। देखे ना, मैंने ये मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा यार चलो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बंदा पूछ ही ले, थोड़ी बहुत बात कर ही ले, ताकि अपनी दिल्ली
तसल्ली हो जाए। तो ऑडिटर अपने प्रोसीजर डिज़ाइन करता है कि अगर कोई फ्रॉड है और वो डिडक्ट हो सकता है उन प्रोसीजर के थ्रू, तो डिडक्ट हो जाए। अगर नहीं डिडक्ट होता तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है। ऑडिटर की जिम्मेदारी वो प्रोसीजर लगाना है कि अगर वो प्रोसीजर लगाकर फ्रॉड डिडक्ट होता है तो वो हो जाए, अदरवाइज हमें हमारी जिम्मेदारी उस पर नहीं आएगी। एनियो जी, टाइम क्या हुआ? 4 मिनट रह गए। ये जो आज की डिस्कशन है ना बच्चों, काफ़ी लंबी डिस्कशन इस पे होनी है। सिलेबस आपका ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें और भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैंने एक ना ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश की आज के दिन, मतलब मैं आपको ज़्यादा शायद अभी शुरू में पढ़ाना नहीं चाह रहा। पहली जो क्लास है ना, इसमें आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होगा, इसमें एक जनरल डिस्कशन है बेटा। जनरल डिस्कशन किस तरह से, ऑडिट के स्टेप्स क्या होते हैं, कल इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। टाइप ऑफ एश्योरेंस जो होती हैं, एक दो हमने डिस्कस कर ली, एक होती है एब्सोल्यूट, दूसरी हमने डिस्कस किया रीजनेबल, तीसरी होती है लिमिटेड, और चौथी होती है नॉन एश्योरेंस। तो हम 4 तरह के काम करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बेस आपकी बनेगी तो उसके ऊपर ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी। आज अगर आप जाके चैप्टर 1 ओपन करेंगे ना, तो चैप्टर 1 में जितनी बातें पढ़ी हैं वो आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। आईक्यू की बुक में चैप्टर 1 है, उसको जा खोलेंगे तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है वो IFRS की बेस पे होता है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बल्कि लिंक होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं वो मैनेजमेंट बनाती है। मैनेजमेंट किस बेस पे बनाती है? IFRS की बेस पे बनाती है। अगर मैं बात करूं ना, तो वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो होने ज़रूरी होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहले होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर होता है 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 पार्टी रिलेशनशिप मुराद क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, शेयर होल्डर और 2 स्टैट्यूटरी गवर्नेंस। फिर आता है जी एप्लीकेबल क्राइटेरिया विच इज IFRS। फिर आता है जी ओपिनियन, यानी ओपिनियन देना जरूरी होती है, और एविडेंस, जो एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कंपोनेंट जो होते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के, तो 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 कंपोनेंट मिलते हैं तो एश्योरेंस एंगेजमेंट आपकी कंप्लीट होती है। अगर एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आपसे पेपर में सवाल आ जाए तो आप ये 5 एलिमेंट लिख देंगे। अब इनको याद करने की जरूरत है। देखें, आप जरा शुरू करें। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन देना। किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनी है? उसके ऊपर। उसके ऊपर जो एविडेंस लेना है उसके ऊपर। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए हैं, किसने रिव्यू किए, किसने अप्रूव किए हैं, वो ट्राई पार्टी रिलेशनशिप के ऊपर। तो यही तो एलिमेंट है एश्योरेंस एंगेजमेंट के। आप बताएं, अगर आज आप आईक्यू की बुक ओपन करते हैं, उसमें एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट ओपन करते हैं, तो क्या ये समझ आ गया आप लोगों को? लिख लेंगे? कोई मसला यहाँ था, कोई परेशानी? क्लियर होगी बात? तो बेटा इस तरीके से ही आगे आपकी डिस्कशन चलेगी। आगे फिर इसमें मुख्तलिफ किस्म के आइजाज हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है जी, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसमें डिस्कशन इस पैरामीटर्स के अंदर ही होगी, यानी कि ये जो हमने लिखे ना, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइनलाइजेशन और रिपोर्टिंग, ये आपकी यही एक्टिविटीज़ होंगी। इसमें मुख्तलिफ किस्म के आपके चैप्टर्स हैं। चैप्टर टोटल आपकी बुक में 14 है। कितने चैप्टर हैं जी? 14 चैप्टर्स हैं। इतने मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। मतलब आपने, मैं आपको इतनी एश्योरेंस इंशाल्लाह दे सकता हूँ कि क्लास में जो एग्जाम्पल डिस्कस होंगी ना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। आज तक नहीं आया, आगे का मुझे कह नहीं सकता। मतलब आज तक जितनी रिसेंट अटैम्प्ट की, आप बेशक अपने सीनियर से पूछ लें। आप ICAP के पेज पे जाएं, जो ICAP स्टूडेंट्स के पेज है, उसके ऊपर मेरे 4 लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो रिसेंट अटैम्प्ट की मतलब यानी कि थे। आप उनमें जो एग्जांपल्स दी हैं, आप अभी नहीं शायद पता चलेगा, जो मैंने उसमें क्वेश्चंस करवाए हैं, उन क्वेश्चंस को पेपर के साथ जाके मैच कर लें सिर्फ, या जो मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको जाके पेपर से मैच कर लें। मैं आपको ये चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% वही कॉन्सेप्ट, वही चीज़ें, वही एग्जांपल्स, वही क्वेश्चंस, इवन वो टेस्ट हुए हैं जो ICAP की उस सेशन में मैंने करवाए थे। बेटा जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, वो बेसिकली थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले जो फाइनल स्टेज पे पेपर आता था CA का, वो चेंज हो गया, यानी कि अब चेंज पैटर्न ऊपर से चला है। अब आपको पता है ना, MSAs भी आपके एक पार्ट बन गए हैं टोटल स्टडी का। MSAs, मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। जो MSA 1 है ना, वो ऑडिट रिपोर्टिंग का पेपर है, ऑडिट और रिपोर्टिंग मिला के। अब जो CFAP 6 है, यानी फाइनल का ऑडिट है, उसमें क्वेश्चन टेस्ट होते हैं MSA के। उसमें किसके क्वेश्चन टेस्ट होते हैं? तो मतलब फिर जो CFAP 6 में पुराने क्वेश्चन होते थे, वो कहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं? फिर अब CAF पे टेस्ट हो रहे हैं। अब जो CAF पे टेस्टिंग है, वो फाइनल की टेस्टिंग है। जो आज से 4 साल पहले फाइनल पे टेस्टिंग होती थी, वो CAF पे टेस्टिंग होना शुरू हो गई है।
अब देखें, अगर वो क्वेश्चंस जो फाइनल के क्वेश्चंस हैं, अगर आप उस लेवल पे पहुंचना है तो आपको फाइनल लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। तो फाइनल लेवल की तैयारी बेटा किस तरीके से होती है मैं आपको बता दूं, रट्टे से नहीं होगी। अब आप इस क्लास में आ गए हैं, आज के दिन कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ थी? आज आप अगर बुक जा खोलेंगे तो आज समझ आ जाएगी आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, जो इन चीज़ों के बारे में बात की वो चीज़ें ओके हैं। आप देखें, रट्टा नहीं लगाना। क्लास के कुछ असूल हैं, 2-3 वो आपको मैं बता दूं, उसके बाद मैं क्लास को कंक्लूड करता हूँ। एक तो भाई एक्टिव लिसनर होकर बैठना है। क्या होना है जी? एक्टिव लिसनर। दूसरा, सोना नहीं है क्लास में। अगर किसी को नींद आ रही है तो जाके मुंह धो के आए, फिर दोबारा क्लास में आ जाए। तीसरा, अब आपने ये समझना है कि जब क्लास में आए तो आप ऑडिट फॉर्म में आ गए। क्या आ गए? ऑडिट फॉर्म में आ गए। चौथा, अपनी आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखना है। जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा होता हूँ उस एग्जांपल को अपने पर लिख लिया करें थोड़ा थोड़ा, कि ये एग्जांपल कराए, ये एग्जांपल कराए। उस एग्जांपल में से ही आपका पेपर बनेगा। क्योंकि जाहिर बात है एग्जामिनर के पास भी एक लिमिटेड चॉइस है ना। ACCA के पास पेपर उठा लेगा, ICW के पास पेपर उठा लेगा, फाइनल के पेपर उठा लेगा, इससे ज़्यादा कहाँ से आ जाएंगे? या बहुत ही बड़ी ही बात है कि कोई रिसर्च कोई ट्रेंड चाह रहा होगा तो वहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी तो आपके क्वेश्चन नहीं से आने। तो रट्टा नहीं लगाना, एक्टिव लिसनर होकर बैठना है। ऑडिट फॉर्म के अंदर आप आ गए, आप ये समझें, और अपनी जो तैयारी है उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाना है जिस डायरेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। आज के दिन वैसे मैं आपको बुक के ऊपर मार्किंग करवा सकता हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने आज के दिन पढ़ ली हैं, लेकिन आज के दिन मार्किंग नहीं करवाऊंगा। कल आप आएंगे तो मैं आपको बुक्स के ऊपर इसको मार्क भी करवाऊंगा कि हमने जो पढ़ा है बुक में कहाँ पे कौन कौन सी बात लिखी हुई है, ताकि आप उसको रीडिंग भी कर लें और अपनी तैयारी को उस तरीके से लेकर चलें। डन हो गया जी? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। IQ की बुक फॉलो करेंगे, अलॉन्ग विद दैट मैं आपने कुछ नोट्स भी दूंगा। बेटा बुक टाइम नहीं मेरा इशू करने का, नोट्स दे दूंगा, उसमें से जो चैप्टर्स हैं वो दे दूंगा आप लोगों को। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं वो भी, मतलब आपको वो इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह उसमें। जी किसी का कोई सवाल है तो डिस्कस कर ले। ओके हो गया जी? ले जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।